नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्नों की विशेष सीरीज को, जो कि बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छे प्रश्न है जो टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, नेट, जेआरएफ जितने भी एग्जाम होते हैं संस्कृत से संबंधित सभी संस्कृत एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो सभी मित्र देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को भी लाइक करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे प्रश्नों की सीरीज पूरी कर दी है जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जितने भी टीजीटी से संबंधित और पीजीटी से साहित्य ग्रंथ हैं और व्याकरण है, सारी प्रश्नोत्तरी का प्रैक्टिस सेट मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सब जरूर देखिए। यहाँ से शुरू करते हैं। ये भी संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र ही है जो कि मैंने एक प्रश्न पत्र लिया है। वहाँ से देखिए प्रश्न है जो कि सामान्यतः सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। और संस्कृत है, कोई जीके जीएस तो है नहीं कि बदल जाएगा कुछ, तो वही प्रश्न दोहरा तेहरा के बार बार पूछा जाता है, जो कि ये टीजीटी का मॉडल प्रश्न पत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से हम अपने प्रश्नों की सीरीज को। तो हमारा पहला प्रश्न है आज का, वर्णमाला में वर्ण संख्या है। तो पूछा है कि वर्णमाला में वर्ण संख्या कितनी है, 11, 13, 46, 33। तो कितनी हो जाएगी वर्णमाला में वर्ण संख्या पूछा है तो कितना होगा। तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, 46 हो जाएगा। यहाँ पर 46 हो जाएगा, तो 46 हो जाएगा, जो कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या 46 होता है, जिसमें 33 व्यंजन तथा 13 स्वर वर्ण होते हैं इसमें वर्णमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, जो हमको आएगा हम साथ में व्याख्या भी करते चलेंगे इसमें। और नेक्स्ट है, यण संधि होगी जब। यण संधि कब होगी, जब आ प्लस ई होगा या आप ई प्लस ई होगा, आ प्लस ए होगा या ई प्लस आ होगा। तो दो में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा डी। 4 उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर ई प्लस आ, ई प्लस आ होगा, तो यहाँ पर यण संधि होगी जब ई धन आ होगा। तो जैसे यदि हर्ष, ये देखिए यण संधि की थोड़ा सा वो देख लीजिए व्याख्या, कि यदि हर्ष या दीर्घ ई उ री तथा री के बाद असवर्ण स्वर आए तो ई उ री के स्थान पर क्रमशः या व रा ला हो जाते हैं, इसे यण संधि कहते हैं। जैसे कि ई प्लस या बराबर या हो गया, उ प्लस उ बड़ा उ हो गया, तो यहाँ पर वा हो गया, री प्लस आ हो गया तो रा हो गया, री री प्लस आ होगा तो ला हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यदि आ या दीर्घ आ के बाद अ या दीर्घ अ आए तो क्या होगा, ए होगा, अ होगा, ओ या अ हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है कि यदि आ या आ के बाद ए या अ आए तो क्या होगा, तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा अ हो जाएगा। 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। जब आ अथवा दीर्घ आ के बाद ए या दीर्घ अ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है, और जब हर्ष ओ या औ दीर्घ अ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। इस संधि का नाम क्या है, तो वृद्धि संधि हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, स्वर संधि में अ होगा, तो स्वर संधि में अ कहाँ होगा, ए प्लस आ, अ प्लस आ, ओ प्लस आ, औ प्लस आ। तो स्वर संधि में अ कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए प्लस आ हो जाएगा। उत्तर 1 सही हो जाएगा। ए ऐ औ, ओ मतलब ए ऐ ओ औ के आगे कोई भी अगर स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः अय आय ऐ आओ हो जाता है। इस संधि का नाम क्या हो जाएगा, तो यह अयादि संधि के रूप में आ जाएगा। जैसे कि ए प्लस आ बराबर अ हो गया, अ प्लस आ बराबर आ हो गया, ओ प्लस आ बराबर आओ हो गया, और औ प्लस आ बराबर आओ हो गया। तो ये अयादि संधि में आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हल संधि में विकार होता है। तो हल संधि में विकार किसका होता है, व्यंजन का, स्वर का, विसर्ग का, इनमें से सभी का। तो 5 में उत्तर 1 हो जाएगा, व्यंजन का हो जाता है हल संधि में विकार। जहाँ 2 वर्ण में से पर स्वर हो, मतलब जहाँ 2 वर्ण हो और स्वर हो, पूर्व व्यंजन या जहाँ दोनों व्यंजन हो, उसे व्यंजन अथवा हल संधि कहते हैं। इसमें जो विकार या संधि कार्य होता है वही व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गंगोदकम का संधि विच्छेद है। तो गंगोदकम का संधि विच्छेद क्या होगा, गंग प्लस ओदकम, गंगो प्लस दकम, गंग प्लस ओदकम, गंगा प्लस उदकम।
तो 6 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। 4 नंबर गंगा प्लस उद्गम हो जाएगा, जो कि गंगोद्गम का संधि विच्छेद होगा। गंगा प्लस उद्गम, यहाँ आदि गुणः सूत्र से गुण संधि हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कस्मिंश्चित्, कस्मिंश्चित् का संधि विच्छेद है तो कौन सा शुद्ध होगा? कस्मिन तश्चित्, कस्मिन प्लस चित्, कस्मि प्लस अंशित, कस्मि प्लस चित्। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कस्मिंश्चित् का संधि विच्छेद, उत्तर 2 हो जाएगा। कस्मिन प्लस चित् हो जाएगा, ऑप्शन 2 उत्तर सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर स्तोह स्चुना स्चूह सूत्र से करि संधि कार्य हो गया है कस्मिन प्लस चित्त, जो कि कस्मिंश्चित् का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। झलाम जस झसी के अनुसार संधि रूप है तो झलाम जस झसी के अनुसार संधि रूप कौन सा होगा? तटीका, षण्मुखः, संचित, युद्धम। तो यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। 4 उत्तर सही होगा, युद्धम हो जाएगा। झलाम जस झसी सूत्र के अनुसार जो रूप बनेगा वह युद्धम होगा। इसका विच्छेद होगा, संधि विच्छेद होगा युद्ध प्लस धा। प्रकृत सूत्र के अनुसार पूर्व धा के स्थान पर दा होकर रूप बनेगा युद्ध, युद्ध प्लस धा मतलब कि युद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। यशस्कम का संधि विच्छेद है तो यशस्कम का संधि विच्छेद क्या बन जाएगा? यश प्लस कम, यश प्लस अस्कम, यशाह प्लस कम, यशाह प्लस अस्कम। तो 9 में उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर 3 सही होगा, यशाह प्लस कम हो जाएगा, यशाह प्लस कम होगा यशस्कम में। तो यहाँ जो यशस्कम का संधि विच्छेद है तो यशाह प्लस कम हो जाएगा। और विसर्जनीय साह सूत्र के अनुसार विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार हो तो विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो जाता है। यहाँ यशाह प्लस कम में विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण का है, इसलिए यहाँ यशा प्लस कम यशस्कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। तत्सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति का रूप बनेगा। तत्सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति का रूप कौन सा बनेगा? तेन तस् तस्मात् तत्, तो षष्ठी विभक्ति का रूप पूछा है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर तस्, यहाँ पर उत्तर 2 सही हो जाएगा, जो कि तत्सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति के तीनों वचन का रूप जैसे बनेगा कि तस् तयोः तेषाम, यहाँ तस् सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। त्वत् किस सर्वनाम का रूप बनेगा? तत् इदम अस्मत् युष्मत्, तो त्वत् जो कि युष्मत् का सर्वनाम रूप बनेगा। यहाँ पर 4 उत्तर सही हो जाएगा। यह अस्मत् सर्वनाम का चतुर्थी एक वचन का रूप बन जाएगा युष्मत् का त्वत्। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। मह्यम किस सर्वनाम का रूप है? तो मह्यम किस सर्वनाम का रूप बनेगा? अस्मद युष्मद एतत् आदश, तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा अस्मद। अस्मद में अहम माम मया मह्यम, तो चतुर्थी एक वचन का रूप बन जाएगा यहाँ अस्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है एकोन सप्तति कौन सी संख्या है? एकोन सप्तति यह संख्या कौन सी है? यहाँ पर 79, 71, 70, 69, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा एकोन सप्तति, मतलब कि 7 में 1 कम, तो कौन सा 4 हो जाएगा 69, ऑप्शन यहाँ पर 4 सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन। 89 का संस्कृत रूप होगा, तो 89 का संस्कृत रूप क्या बनेगा? 9 सप्तति, 89, 89, 80, तो 14 में उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 89 हो जाएगा। 89 का संस्कृत रूप 2 उत्तर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन। द्विशब्द के रूप किन वचनों में हो सकते हैं? तो द्विशब्द के रूप किन वचनों में हो सकते हैं? बहुवचन, एक वचन, द्विवचन या इनमें से सभी वचनों में? तो 15 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर द्विवचन। द्विशब्द के रूप द्विवचन में ही चलते हैं, ऑप्शन 2 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। उपसर्ग धातु के साथ कहाँ आता है? उपसर्ग अगर धातु के साथ लगा है, पहले आता है, पीछे आता है, नहीं लग सकता, या आगे पीछे दोनों तरह लगता है। तो 16 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा उपसर्ग अगर धातु के साथ आता है तो पहले ही लगता है और प्रत्यय क्या है? पीछे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। उच्चैः का स्वरूप क्या है? उच्चैः का स्वरूप क्या है? धातु, प्रत्यय, सर्वनाम, अव्यय। तो 17 में उत्तर हो जाएगा अव्यय। उच्चय निश्चय यह प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आता है, जो कि अव्यय शब्द हो जाएगा। 4 उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है, देखते हैं क्वेश्चन कि संस्कृत में लकार कितने हैं? तो संस्कृत में कितने लकार पाए जाते हैं? तो लगभग सामान्य सा प्रश्न है, सभी को आता है। 5, 10, 4, 8, तो 10 लकार पाए जाते हैं संस्कृत में।
कौन कौन से होते हैं इसको पढ़ देते हैं। 10 लकार हैं, जैसे कि लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और रिंग। ये 10 लकार जो कि बाबूराम सक्सेना में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सामान्य भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है। अगर सामान्य भविष्य के लिए कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? लंग, लोट, रिट, लट। 19 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर रिट। सामान्य भविष्य काल के लिए रिट लकार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं, तो प्रत्येक लकार में कितने पुरुष होते हैं? 1, 3, 4, 2। 20 में ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 3 होते हैं, प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, भद्रम भूयाद भवतः का अर्थ है, तो भद्रम भूयाद भवतः का अर्थ क्या होगा? आपका भला हो, हे मान्यवर आप कैसे हैं, भद्र कैसे हैं, आप भले तो हैं। इसका शुद्ध रूप क्या बन जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा 21 में, आपका भला हो, भद्रम भूयाद भवतः, आपका भला हो। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, एका क्रिया द्वयर्थ करी प्रसिद्धा का अर्थ क्या होगा? एका क्रिया द्वयर्थ करी प्रसिद्धा का अर्थ क्या है? एक बार काम करना काफी है, एक काम ही प्रसिद्ध है, 2 प्रयोजन प्रसिद्ध है, एक पंथ 2 काज। तो 22 में उत्तर सही हो जाएगा 4, एक पंथ 2 काज हो जाएगा। एका क्रिया द्वयर्थ करी प्रसिद्धा, जैसे कि हमारे हिंदी में यह मुहावरा है, एक पंथ 2 काज, और एक संस्कृत में है एका क्रिया द्वयर्थ करी प्रसिद्धा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, डंडा सबको ठीक करता है, इसका सही संस्कृत रूप क्या बनेगा? दंडः न शास्ति सर्वाः प्रजाः, दंडः शास्ति सर्वाः प्रजाः, दंडा शास्ति प्रजाः सर्वाः, दंडा शास्ति प्रजा सर्वा। तो शुद्ध रूप और संस्कृत का सही इसमें अनुवाद कौन सा हो जाएगा? तो इसमें उत्तर हो जाएगा दंडाः शास्ति प्रजाः सर्वाः हो जाएगा। डंडा सबको ठीक करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दृश्य धातु काल ऋट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। दृश्य धातु काल ऋट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? अपश्यत, दृक्षत, दृक्षन्ति, पश्यतु। तो 24 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन दृक्षति हो जाएगा, जो कि लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगा दृक्षति। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, भू धातु ऋजंत का लट्लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होगा। भू धातु ऋजंत का लट्लकार उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप होगा? भावयामी, भावयामी, भावयमी या भावयामी। तो 25 में उत्तर हो जाएगा भावयामी हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, तृतीया विभक्ति में कवि शब्द का सही रूप क्या बनेगा? तृतीया विभक्ति में कवि शब्द का सही रूप क्या होगा? कविना, कवे, कविनाम, कवो। तो यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा 1, कविना हो जाएगा, कविनाम षष्ठी में बनेगा, कवे चतुर्थी में बनेगा, और कबो जो है सप्तमी में बनेगा। तो यहाँ पर अब उत्तर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालायाम किस विभक्ति का रूप है? तो मालायाम किस में होगा? जैसे रामायाम, मालायाम, तो लतायाम, तो द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, षष्ठी। तो उत्तर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति का रूप बनेगा मालायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नदी किस विभक्ति का रूप बनेगा? तो नदी किस विभक्ति में है? सप्तमी, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। नदी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, द्वितीया का बहुवचन पूछा है, उत्तर यहाँ पर 2 सही होगा। नेक्स्ट का आगे है क्वेश्चन, द्वितीय विभक्ति में दधी का सही रूप होगा। द्वितीय विभक्ति में दधी का सही रूप क्या होगा? दधनो, दधना, दधिभ्यः, दधीनि। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ दधीन हो जाएगा, दधीने। ऑप्शन 4 उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, मधुनी किस विभक्ति का रूप है? तो मधु, मधुनी, मधुनी, यह किस विभक्ति में जाएगा? चतुर्थी, द्वितीया, पंचमी, षष्ठी। 30 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ द्वितीया में हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, एनांग विकारः सूत्र है, तो यह किस कारक का सूत्र बनेगा? कर्म कारक, करण कारक, श्रम प्रदान कारक, अपादान कारक। एनांग विकार जिसके किसी अंग में विकार उत्पन्न हो, कोई लक्षण या जैसे वह आँख से काना है वह, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? करण कारक हो जाएगा। उत्तर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अभिता के योग में विभक्ति होती है, तो अभिता के योग में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, पंचमी, तृतीया, द्वितीया। तो अभिता, परिता, समया, निक्षा, प्रत्योगे, अपि, द्वितीया। 4 उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अंतरांतरेण युक्ते सूत्र है, अंतरांतरेण युक्ते किस विभक्ति कारक का सुक्त बनेगा? अधिकरण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक या कर्ता कारक। तो अंतरांतरेण युक्ते कर्म कारक का सूत्र हो जाएगा। उत्तर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देख लेते हैं, चतुर्थी विभक्ति तब आती है जब,
तो कब आती है? काल अर्थ द्योतित हो, असूया अर्थ द्योतित हो, अनादर अर्थ द्योतित हो या क्रय विक्रय अर्थ द्योतित हो। तो 34 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर असूया अर्थ द्योतित हो जाएगा, तब चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जैसे कि क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोपः सूत्र द्वारा जो क्रुद्ध ईर्ष्या तथा असूय धातु के योग में तथा इन धातुओं के समान अर्थ रखने वाली जो धातुएं हैं उनके योग में जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है वह संप्रदान कारक समझा जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, व्याधा चर्मण द्वीपनम हंति, वाक्य में चर्मण है तो चर्मण किस में जाएगा? जैसे व्याधा चर्मण द्वीपनम हंति, इस वाक्य में चर्मण में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी, चतुर्थी, तृतीया, प्रथमा। तो 35 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। व्याधा चर्मण द्वीपनम हंति में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी चर्मण में। जैसे कि इस वाक्य में द्वीपी कर्म के साथ उसका चर्म समावेत है और फलीभूत चर्म की प्राप्ति के लिए है वध व्यापार होता है, इसलिए चर्मण में निमित्तात् कर्म योगी वार्तिक सूत्र से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, स्पृहा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? स्पृहा द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? स्पृहि इप्सिता सूत्र से स्पृहा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, समास जिसमें प्रायः उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, कौन सा समास होता है? वैभाव, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। प्रायः जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो उसको कौन सा समास कहेंगे? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाता है। यहाँ पर तत्पुरुष समास में जब प्रायः उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है तो वह तत्पुरुष का प्रथम पद वैशिष्ट बोधक होता है अथवा यह विशेषण का कार्य करता है और उत्तर पद विशेष हो जाता है। जैसे विशेष प्रधान होता है इसलिए तत्पुरुष की प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः ऐसी व्याख्या की जाएगी या की गई है। तो यहाँ मैंने 37 प्रश्नों की सीरीज पूरी की है, तो सभी मित्र देखिए जो कि यह संस्कृत टीजीटी संस्कृत मॉडल पेपर का प्रश्न पत्र है, आया हुआ प्रश्न पत्र है 2004 का। तो आप सभी मित्र देखिए, इसके आगे जो प्रश्न है मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। तो एक एक प्रश्न के जो 125 प्रश्न हैं सभी जो आए हुए प्रश्न पत्र हैं हमारे पुराने उसी का मैं प्रश्नोत्तरी करा रही हूँ और जहाँ जहाँ व्याख्या समझ में आ रही है वहाँ व्याख्या भी साथ में होती जा रही है। तो सभी मित्र देखिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्र तक शेयर करिए। पढ़ते रहिए मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमः संस्कृताय।